गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में डिफ्रेंशिएशन सीख चुके होंगे। केमिकल चेंजेस जो कि आपका इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट चेंज होता है, और फिजिकल चेंज के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं टेम्पोररी चेंज होते हैं, दैट कैन बी रिवर्सिबल। अब आपको हम एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल देते हैं। तो कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, these are reversible to each form, that's why it is a physical change. But when we talk about chemical change, let us give an example. Burning of paper, when a paper is burned it form ashes, राख जिसको बोलते हैं, जलने पर जो राख बनता है। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। एस से हम लोग पेपर को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केमिकल चेंजेस जिसमें कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब 9th क्लास में आपने ये भी सीखा होगा कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किसी भी केमिकल के स्ट्रक्चर पे, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो या दो केमिकल सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्टिव का मतलब होता है कि उनका इंटरनल एटम्स जो होते हैं स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और जिसका कि नया प्रॉपर्टीज होता है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। We can see chemical reactions are the process in which new substance with new properties are formed. Now, let us take an example of a chemical reaction. We will take a magnesium ribbon. Magnesium ribbon आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह का होता है। शाइनी वाइट मेटल होता है। कैसा होता है? शाइनी वाइट मेटल. When we burn magnesium ribbon, then it forms magnesium oxide. Magnesium oxide जो कि वाइट पाउडर होता है आपका। हम लोग इसे हीट करते हैं। यहाँ पर एरो सिंबल क्या है? हीट. हीट in the presence of oxygen, that's why we have written as oxygen from the air. Magnesium ribbon plus oxygen gives magnesium oxide. ये जो रिएक्शन है हम लोग इसको अपने लेबोरेटरी में भी देखेंगे। हम लोग इसको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बोर्ड में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये जो ब्लैक पार्ट है आप इसमें देख सकते हैं, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर. दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन. आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उन्हीं गैसेस के द्वारा क्या होता है कि ये जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर लेते हैं। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से पहले रब करते हैं. रबिंग मीन्स उसको क्लियर करते हैं. क्लीन करने के बाद वो अब ऑक्सीजन में एक्सपोज्ड हो सकता है जिससे कि हम लोग उसको जला सकते हैं. ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में भी देखने वाले हैं. ये रहा आपका पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं. ये हमारे पास टंग्स हैं, पेयर ऑफ टंग्स, जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया गया है और उसको पहले हम लोग क्लीन कर चुके हैं. बर्नर जलाने के बाद हमारे पास जो आया है वो ग्लास में आप देख सकते हैं, वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर के फॉर्म में है. आपके पास इससे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कभी भी आ सकता है कि अ वाइट शाइनी मेटल विच इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स a white powder. Name the metal. That means you have to identify it as a shiny metal is magnesium.
अब ये जब बर्न करता है तो डैजलिंग फ्लेम देता है। डैजलिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं ये वर्ड है डैजलिंग फ्लेम। डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास पटाखे होते हैं, छुरछुरी होते हैं, उसका जो फ्लेम आता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैजलिंग फ्लेम। केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों ओर हर तरह से मौजूद है, हमारे डेली लाइफ में भी होता है, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाना, खराब हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन, ये जो हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करता है जिससे कि हम लोग एनर्जी लिबरेट करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ये सारे जो है हमारे सराउंडिंग के केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हो रहे हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारे पास दो केमिकल सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन करवाया जाए और हमें पता करना हो कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग पहचानेंगे। तो आपको बता दें कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके 5 तरह के होते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state। ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना है, जो कि हमने ये एग्जांपल पहले दिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो जो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों ही एरो के लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गए आपके रिएक्टेंट। और जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनता है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि वाइट पाउडर, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। Reactant and product. How can you define the reactant? The substance which take part in a chemical reaction are called reactants, and the new substance produced as a result of chemical reaction are called products. Now we will proceed further. अब सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से 5 प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, 2 प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, 3 प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन 5 प्रॉपर्टीज को एक केमिकल रिएक्शन में देखा जा सकता है। एटलीस्ट 1 भी हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक देखा जा सके तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन केस के बीच में लेते हैं जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक का टुकड़ा, हम लोग लेबोरेटरी में आपको दिखा चुके हैं, 9th क्लास में आप देख चुके हैं। ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में क्या डाला गया है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स डाला गया, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। इन दोनों के बीच में आपस में केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो बबल्स है, बबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये बबल से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग आप लोग पहले से जानते होंगे, इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured over sodium carbonate in test tube, the carbon dioxide gas is evolved। केमिकल रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस हम लोग पहले से भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, 9th क्लास में कई बार आपके सामने आ चुका होगा कि हम लोग बर्निंग फ्लेम या कैंडल या माचिस तीली जलाते हुए लाते हैं तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो हो गया हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको
कैल्शियम ऑक्साइड से क्विक लाइम से पास करवाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की कलर देता है। ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। क्योंकि गैस तो दिखाई देते नहीं है तो हम लोग ये बबल्स के द्वारा पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन पर जब होते हैं तो कुछ सॉलिड प्रोडक्ट जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान ऊपर के सतह पर आ जाते हैं या फिर सेपरेट्स दिखाई देते हैं। तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जिस रिएक्शन में हो उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Some chemical reaction are characterized by the formation of precipitate. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। Potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide. यहाँ पर क्या है देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, precipitation is the formation of insoluble product when the colorless solution of lead nitrate and the potassium iodide are mixed, then the yellow precipitate of lead iodide is formed. इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन था लीड नाइट्रेट का और इसको मिक्स किया गया है पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। ये येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको। ये सभी रिएक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली इन द लेबोरेटरी। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें कलर चेंज भी दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कलर चेंज के लिए भी। चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट आप लोग पढ़े हैं K2Cr2O7, एसिडिफाइड मीन्स इट हैज द एसिड अमाउंट। नाउ इट इज ट्रूली मिक्स्ड, इसको मिक्स किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर sulfur dioxide gas is passed through potassium dichromate solution. The orange color of potassium dichromate solution to changes green color. तो आपके पास यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। पहले इसका रिएक्टेंट क्या था, तो हमारे पास रिएक्टेंट था पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विच वाज इन ऑरेंज कलर। पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज इन ऑरेंज कलर। तो आपको याद रखना होगा कि किस केमिकल सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है, ये बहुत ही अहम है। आप इसे शुरुआत से ही नोट करते रखें कि कौन से केमिकल सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो एप्लीकेशन बेस्ड आजकल के डेट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका कलर ऑरेंज कलर था, इसको इस केमिकल सब्सटेंस से मिलाया गया और वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस किया। तो आपको केमिकल सब्सटेंस के नाम बताने हैं। तो आपको अगर याद है कि ये पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर में प्रेजेंट था, तो हमारे पास ये रिएक्शन का आंसर होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने का मतलब होता है कि दो तरह के टेम्परेचर चेंज होते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन द्वारा एनर्जी जो होता है बाहर आता है, या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज taken in and the reaction in which energy is given out is called exothermic reaction. अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल देकर देखते हैं। क्विक लाइम CaO चूना एंड वाटर, चूना और पानी आप लोग प्रैक्टिकली किए होंगे।
दिवाली के समय में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं। वाइट वॉश में वो होता क्या है, तो क्विक लाइम होता है जिसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वो बनता है स्लैग लाइम। स्लैग लाइम, और इसको हम लोग चेंज इन टेम्परेचर द्वारा देख सकते हैं। उस समय क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जिस कंटेनर में भी आप लोग उसको मिक्स कर रहे होते हैं वो कंटेनर गर्म होता है, या फिर आपको पेरेंट्स ये भी सलाह करते हैं कि जब उसको मिक्स किया जा रहा हो आप उससे दूर रहें, जिससे कि उसके छींटे ना पड़े और आपको नुकसान ना हो। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। इस क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ से आपके इस कंटेनर को टच किया गया है। कंटेनर टच करने पर चूंकि कंटेनर गर्म होगा, वी विल फील दैट एनर्जी इज गिवन आउट। तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें कि हीट प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन टेम्परेचर से भी देख सकते हैं। क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? हमारे पास है रिएक्शन में द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड। अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर से बताते हैं किसका रिएक्शन है, द बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है BaOH(2), बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपके पास दूसरा केमिकल सब्सटेंस जिससे कि सबको मिलाया गया था अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बना, तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, 3 तरह के बने, जिसमें कि एनर्जी जो है इसमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग हुआ, कम हो गया। द फिफ्थ वन इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया वो हमारे कंट्री के राज्य नहीं बल्कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये गैस, 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट में आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, द कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जब हम लोग वैक्स को जलाते हैं तो उसका स्टेट पहले, यानी कि रिएक्शन के पहले जो था सॉलिड स्टेट था, उसको जब जलाया गया वो लिक्विड स्टेट में आया, तब जाके नेक्स्ट स्टेप जो हुआ उसका वो गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में। आपको पता होगा कि फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए उसको वेपर स्टेट में जाना जरूरी है, इस कारण से वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में आता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के स्टेट में कन्वर्सन हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो स्टेट चेंज भी होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके चेंज इन स्टेट। और भी है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़े थे एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं जिंक ग्रेनुल जो कि सॉलिड स्टेट में था, सल्फ्यूरिक एसिड विच वाज इन लिक्विड स्टेट, और तब जाके उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, तो गैस था आपका थर्ड स्टेट यानी कि गैसेस स्टेट। तो इस तरह से इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। आपको हम एक रिएक्शन एग्जाम्पल से 2 या 2 से ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम लोग जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे उसको हम लोग सिंबलिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं। 9th में आपने पढ़ा है हर एक केमिकल सब्सटेंस को किस तरह से सिंबल का रूप दिया जाता है। जैसे कि सोडियम के लिए हम लोग Na यूज करते हैं, बेरियम के लिए Ba, कैल्शियम के लिए Ca, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H। इस तरह से हमारे पास सभी केमिकल सब्सटेंसेस के सिंबल्स फिक्स हैं, और इन्हीं केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट जुड़ करके आपका आपस में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बाय इंटरचेंजिंग देयर वैलेंसीज। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दिखाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
अब देखेंगे रिएक्शन किसका था, तो जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवाया गया। तो जिंक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 देख सकते हैं, symbol of zinc is Zn, formula for sulfuric acid is H2SO4, formula of zinc sulfate is ZnSO4, formula of hydrogen is H2। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की तरफ। इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए, Zn प्लस H2SO4। प्रोडक्ट जो बने मतलब नए सब्सटेंस जो इससे बनते हैं जुड़ करके वो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 आपका प्रोडक्ट हो गया हाइड्रोजन के साथ। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एरो साइन, ये जो एरो साइन है वो क्या करता है, राइट हैंड साइड की तरफ है। ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग डालते हैं। इसका मतलब ये है कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है ये आपको बताएगा। नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैलेंसिंग होता क्या है या फिर बैलेंस किसको कहते हैं। तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है उसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एलिमेंट्स के वो, और जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट के साइड उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके नंबर कितना है। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। पहले देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं तो Zn की संख्या कितना है, 1। देख सकते हैं Zn यहाँ पे, Zn ये हमारा कितना है, 1 है, देख सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में ZnSO4 है जिसमें कि Zn की संख्या 1 है। हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, रिएक्टेंट में H2SO4 में 2 है, H2SO4 में 2 है। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कितना है, तो H2 में 2, तो दोनों तरफ बैलेंस्ड है, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर S4 सल्फर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। उसी तरह से ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या इसमें देख सकते हैं 4 है और ZnSO4 इसमें भी 4 है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक बैलेंस्ड है। क्या है ये, बैलेंस्ड है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये बैलेंसिंग का जब बात आता है तो आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि हम लोग बैलेंसिंग करते क्यों हैं, वाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग बैलेंसिंग करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के लिए ज़रूरत क्यों है, हमारे पास जवाब है कि आपको आंसर देना है। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में आपने पढ़ा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर। मैटर जो होता है अपना कभी भी मास को न बनाता है न बिगाड़ता है। तो इस तरह से हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ बैलेंस रखना होगा, क्या चीज़ को, मासेस को। तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर ध्यान देते हैं। अनबैलेंस्ड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक। अब देखिए इस रिएक्शन में H2 प्लस O2 H2O, H2 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। राइट साइड में आते हैं यानी कि प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो वाटर में कितना है, 2। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में O2 कितना है, 2। अब प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में O यानी ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ atoms in oxygen in reactant is 2 and the number of oxygen atom in the product is 1. That's why it is unbalanced. So we need to balance it. इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दोनों तरफ इसको बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास कितने आ गए, अब ऑक्सीजन
2 हो गए और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बैलेंसिंग के लिए कुछ नियम है हमारे पास, कभी भी हम लोग इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो कोएफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही केमिकल सब्सटेंस के बीच में कर सकते हैं। जैसे कि H2O है ना, तो O के आगे आप लोग नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही इसको नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जैसे कि O2 यहाँ पर 2 नीचे में है, हम लोग इस तरह से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया गया है, देख सकते हैं H2O वाटर के आगे 2 कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया है। हमेशा हम लोग कोएफिशिएंट में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ना ही कभी इसको हम लोग फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। और अब आपका जो होमवर्क होगा, अब हम लोग पहले कुछ आगे टॉपिक बढ़ने से पहले हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग पर ध्यान देंगे, क्योंकि बैलेंसिंग जो होगा हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आपको बैलेंस करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे, जो कि आपको ये कुछ क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, ये दूसरी चीज़ ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आपको दिया गया है ना। एक जो है कि आपका वर्ड इक्वेशन दिया गया है, इसको केमिकल इक्वेशन तैयार करना होगा। दूसरा जो है कि ये क्वेश्चंस जो है बैलेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना करके आप हमें रिप्लाई करेंगे। अगले क्लास में इसको हम सॉल्यूशन बताएंगे। और दूसरी चीज़ है कि इस पर और भी नियम हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। ओके क्लास, हैव अ गुड डे।